अस्सलाम वालेकुम। सियासत में बहुत अजीबो-गरीब मामलात हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं जिसको पहले से एंटिसिपेट नहीं किया जाता। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर शायद अपोजिशन इस पोजीशन में है भी नहीं है और किसी की दिली ख्वाहिश भी नहीं होगी कि वो इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराकर उनकी जगह पर बैठ जाए। कोरोना का इतना सख्त दबाव है कि रोज़ाना ये ख़बर जब पढ़ने को मिले कि कितने अफराद की शहादत हो गई कोरोना के सबब, या रोज़ाना इक़्तिसादी सूरत हाल हमारी इस कदर ख़राब हो चुकी है उसकी ख़बर मिलेगी कि कितनी मुश्किलात में पाकिस्तान और IMF के आगे हाथ जोड़ के खड़े करना है, तो शायद ही कोई बहुत ही बहादुर होगा कि सूरत हाल के अंदर उसकी दिल के अंदर ये ख्वाहिश कहीं से जागे कि वो इमरान खान की हुकूमत को गिराए और ख़ुद बरसर इक़्तिदार हो जाए। लेकिन बजट का एक मौका था, अपोजिशन ने अपनी थोड़ी सी जान दिखाई, हुकूमत के नाराज़ अरकान जो थे उन्होंने थोड़े से परपुर्जे निकाले और इमरान खान साहब जो पिछले 2 साल के अंदर बड़ी अपनी ताकत का मुजाहरा करते थे और उनका ख्याल ये था कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी पुश्त के ऊपर है, इसलिए उनको फ़िलहाल कोई ख़तरा है ही नहीं, सत्तो खैर है। वो सत्तो खैरां जो थी वो ये सूरत हाल पैदा होगी कि इशाइये के ऊपर एक एक मेज़ के ऊपर जाकर सबसे सलाम दुआ करनी पड़ी, हाल अहवाल पूछने पड़े। बजट पास हो जाना था, ये कोई खदशे वाली बात ही नहीं थी कि बजट पास होगा। किसी को सूट नहीं करता कि बजट के मौके के ऊपर एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन पैदा हो जाए जब कोरोना जो है सरों के ऊपर उसका ख़तरा मंडरा रहा है। लेकिन अब उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ख़तरा टल गया, हुकूमत स्मूथ सेलिंग से आगे बढ़ेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं और इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या गवर्नेंस का जो क्राइसिस है इस वक्त, जो बहुत एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, जिस चीज़ के ऊपर हाथ डालने लगता है कि एक क्योटिक सीन है, उससे आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जिस चीज़ की मिसाल दें आपको तो उसके अंदर एक ऐसी स्टोरी नज़र आती है कि जहाँ पर प्रोफेशनलिज़म कम नज़र आता है। पेट्रोल का बहरान हो, आटे का हो, चीनी का बहरान हो, इकॉनमी को जिस तरीके से हैंडल किया गया, एक करंट अकाउंट डेफिसिट की मिसाल दी जाती है लेकिन साथ ये नहीं बताया जाता कि हमने पूरी जो इकॉनमी थी एक ग्राइंडिंग हाल्ट पे आ गई, कुछ हो ही नहीं रहा, सारी एक्टिविटी रुक गई है। इसी तरीके से कोरोना के मामलात की जो हैंडलिंग है वो ज़ाते खुद क्वेश्चन मार्क है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ से बंदे आएंगे तो कोरोना साथ लेकर आएंगे, हमारी तरफ से फ़्लाइट्स के शेड्यूल जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अपना सकें। दुबई ने कर दिया। पायलट्स वाला मामला सामने आया, कराची की रिपोर्ट पेश की हादसे की, बहुत अच्छा काम किया, काबिल तारीफ़ काम था। 7 पायलट्स की कहानी ऐसी बयान कर दी कि दुनिया की बहुत सी एयरलाइंस जहाँ पाकिस्तानी पायलट्स हैं उन्होंने उनको ग्राउंड करना शुरू कर दिया। तो ये वो मामला हैं जिसको बेहतर तरीके से मैनेज करना मुमकिन था, प्रोफेशनली थॉट प्रोसेस के साथ, सोचो विचार के साथ इस अमल को आगे बढ़ाया जाता, नहीं बढ़ाया गया। तो आज के प्रोग्राम में इन इश्यूज़ का अहाता करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बयान सुनवाऊँगा जिसमें गुज़श्ता रोज़ इमरान खान अपने इतिहासात तकरीर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहें, अभी हमारे साथ खड़े रहें। क्या कुछ कहा उन्होंने, दिखाइएगा। मेरे लिए कितना आसान है 5 साल गवर्नमेंट करना। सिर्फ मैंने इनके 8-9 लोगों को ये कहना है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे केसेस हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। सिर्फ ये श्योरिटी देनी है। 8-9 लोग हैं सारे ऑपोजिशन में, बड़े आराम से हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, हम भी आराम से चलेंगे। लेकिन तब ये पार्टी, ये हमारी गवर्नमेंट, हम तब ख़त्म होंगे जब हम अपने नज़रिए से पीछे हटेंगे। एक बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी का मुकालमा है, हमने तैयार किया और उसमें सवाल जवाब में आपको बहुत सारी बातों के सवाल भी और जवाब भी मिल जाएंगे, दिखाइएगा वो भी। हमारा वज़ीर आज़म इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए कि इस मुल्क की क़ियादत करे। इमरान खान enjoys the confidence of the house, इस्तीफा नहीं देंगे, तुम्हारे मुतालबों से इस्तीफा दे दे। क्या बात है, किस बात की मूली है, इस्तीफा दे दे, नहीं देंगे। बेहतर ही होगा कि हमारा वज़ीर आज़म अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे। हम नोटिस लेना बंद कर दे, तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे, तुम कमीशन करो, टैक्स वैक्स खाओ, हम नोटिस लेना बंद कर दे, तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नहीं नहीं, नोटिस लेंगे, नोटिस लेगा। इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। चोर 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 कहना थकते नहीं। जहांगीर तरीन लंदन में मजा कर रहा है और उसका वजीर आजम शुगर कमीशन का रोना रो रहा है। इमरान खान का एक एक टाइगर और टाइगर्स मौजूद है, इमरान खान के साथ खड़े हैं। जितने मर्जी ज़ोरदार तरीके से तकरीर की जाए, लेकिन ये सबको मालूम है कि पिछले 4-5 रोज़ में इस्लामाबाद की सियासत में क्या कुछ हुआ। ख्वाजा आसिफ का भी कौमी असम्बली की वो क्लिप दिखा दें, फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, दिखाइएगा।
इमरान खान जो है वजीर आजम, वो एक नेशनल लाइबिलिटी बन गया हुआ है। इतनी जल्दी जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए तो कुछ हो सकता है बचा खुचा जो पाकिस्तान है उसको हम सेव कर सकें, उसको हम महफूज कर सकें। इस वक्त नई मैंडेट की ज़रूरत है। इस सूरत हाल में नई मैंडेट नहीं ली जा सकती, ये बात है। ख्वाजा आसिफ को भी मालूम है और इमरान खान को भी मालूम है, लेकिन ये करेंगे क्या अपोजिशन वाले और हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी। हमारे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में खुर्रम दस्तगीर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से और वलीद इकबाल साहब हैं हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दीगर गेस्ट भी आएंगे तो आपसे उनका तारुफ करवाता हूँ। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। खुर्रम साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आपने लोगों की उम्मीदें दिलवाई, मरियम ने ट्वीट करना शुरू कर दी, तो वो एक कुछ लगा आपको कि वो किंग वाली ट्वीट थी, बड़ी मज़े की, सुबह से उसके ऊपर चल रहा था, लेकिन रिज़ल्ट एज एक्सपेक्टेड आया, कुछ अनयूजुअल नहीं था उसके अंदर। नहीं यार, रिज़ल्ट बड़ा अनएक्सपेक्टेड है कि इमरान खान साहब को ऐवान में एक अक्सरियत आज के कोरम के मुताबिक तो मिल गई, लेकिन जो 172 वोट चाहिए वज़ीर आज़म बनने के लिए, उनसे 12 वोट कम है। तो आज जो हुकूमत की तरफ से जो डिस्प्ले था उसने ये साबित किया कि हुकूमत के पास अब वो सादा अक्सरियत भी नहीं रही जो अगर कभी ऐसा मौका आता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिसके ज़रिए वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, वो नहीं ला सके अपने, चाहे जितने भी उनके इत्तेहादी थे उनकी उन्होंने जो भी मिन्नतें की, तरले किए। अगर आपको यकीन होता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास 172 वोट्स नहीं है तो आप नो कॉन्फिडेंस की कोशिश करते, आपने नहीं की? नहीं, देखिए इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसका मतलब ये है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन करके एक नया वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं। इस वक्त जो मलिक साहब इकॉनमी की सूरत हाल है, फॉरेन पॉलिसी की सूरत हाल, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है कैटास्ट्रफी, इनहदाम जिसको कहते हैं, वो हो चुका है। तो ऐसे मौके पे वाहिद तरीका, चाहे वो आज हो, 3 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, पाकिस्तान के अवाम से दोबारा रुजू करना पड़ेगा इंतखाबात की सूरत में कि वो एक नई गवर्नमेंट, क्योंकि इस वक्त तो लिटरली अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन करते हैं तो पीटीआई ने जो जनाजा निकाल दिया है उस जनाजे को कंधा देने के मुतरादिफ होगा। तो ये कोई अपोजिशन पार्टी करने के लिए तैयार नहीं है और ये बिल्कुल वैसे भी ये मूव दुरुस्त नहीं है। जिस किस्म का बहरान आया है और जिसे कहते हैं हमा जहती बुरान है, मल्टी डायमेंशनल कैटास्ट्रफी है जो ज़राअत की पॉलिसी थी, वो क्या इसको ब्लेसिंग हासिल थी इस वक्त नवाज शरीफ की या ये शहबाज शरीफ वाली अप्रोच थी? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे। नहीं, देखिए इसको ब्लेसिंग्स जो है पॉलिसी चाहे जिस पे इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन ब्लेसिंग मियां नवाज शरीफ की ब्लेसिंग हमेशा होती है और उन मियां नवाज शरीफ कैसे भी ये ख्याल नवाज शरीफ साहब की क्या ख्वाहिश थी कि इस वक्त इमरान खान की हुकूमत गिराए? नहीं, उनकी ये ख्वाहिश है कि जब भी ये चेंज होना है इसको और मैं ये डायरेक्ट फॉर्मुलेशन है, साफ शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात के ज़रिए होना चाहिए अगर मुल्क ने आगे जाना है। मसलन अगर हम ये कहते हैं कि जी इस बात की गारंटी नहीं है कि ये अगले इंतखाबात जो हैं वो मुदाखलत से पाक होंगे जिस किस्म की 2018 में हुई थी, तो फिर उन इंतखाबात का भी कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज हम दोबारा उसी गड़े में जा गिरेंगे जिसमें इस वक्त इमरान खान ने हुकूमत को जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मेहनत कशों को, गरीबों को, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बैठ के लंदन से नवाज शरीफ साहब तय कर रहे हैं? जी जी, वो उनकी मुशावरत होती है उसके मुताबिक, क्योंकि ये जो देखें ये जो खेल है ना नो कॉन्फिडेंस वाला, इसके ऊपर सवालात हैं, अगरचे ये आईनी है लेकिन इसके ऊपर सवालात हैं और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी इतनी कमजोर होगी। नवाज शरीफ इज नॉट फॉर नो कॉन्फिडेंस? नहीं, वो ये कहते हैं ये एक टैक्टिकल मूव इस सूरत में ये हो सकता है अगर हमें इस बात की कोई गारंटी हो कि उससे इंतखाबात करीब आ जाएंगे। हमारा हदफ इमरान खान को चेंज करना नहीं, हमारा हदफ अवाम के वोट के जरिए हुकूमत बदल। वलीद इकबाल साहब, आज आपके नंबर्स जो थे वो मेरे ख्याल में काफ़ी मुनासिब है क्योंकि कुछ मेंबर्स शायद कोरोना की सिचुएशन की वजह से भी हाउस में नहीं है, तो कुछ ऐसा सरप्राइज़ नहीं आया जो अपोजिशन लोगों को थोड़ा सा हवा दे रही थी कि नंबर्स पूरे हैं और क्राइसिस है और ग्रुप बन गया, वो ग्रुप शुप गायब हो गए कहीं पे? बिल्कुल जी, तमाम अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ गई और मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, तो खुर्रम साहब ने कुछ और देखा हो तो मुझे यकीनन उनके आगे सर झुकाना पड़ेगा गिनती के एतबार से, लेकिन मेरी इतला ये है कि 166 जो थे पीटीआई और एलाइज के जो अरकान थे वो गिनती वो थी और अपोजिशन के 119 थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि पीटीआई और एलाइज की तरफ से 9 मेंबरान कौमी असम्बली गैर हाजिर थे कोरोना की वजह से, 6 मेंबरान कौमी असम्बली गैर हाजिर थे क्योंकि उनके कोई अजीज़ व अकारिब में कोई फौतगी हुई थी और उस वजह से नहीं आ सके, और 3 अरकान असम्बली जो थे वो मुल्क से बाहर थे। तो ये उसकी गिनती बनती है जी।
लेकिन बिल्कुल कंफर्टेबल। और अगर आप दोनों का कोरम के एतबार से, कोरम का भी एक मकसद ही होता है, एक तस्वर है जो आइन में भी होता है और दीगर मामलों में भी, मीटिंग्स में, वोटिंग्स में होता है, हर इदारे में दुनिया भर में। उसके हवाले से भी अगर आप नंबर्स का फ़र्क देख लें तो गवर्नमेंट की साइड पे कितने अफराद थे और अपोजिशन की साइड पे, हालांकि वैसे उस मुआवजे में कम फ़र्क है अगर आप पूरी स्ट्रेंथ देखें, लेकिन गवर्नमेंट और अपोजिशन की शिरकत से भी आपको नज़र आ जाता है कि कोई ऐसे अपोजिशन की सियासत और हुकूमत की सियासत में फ़र्क होता है। इस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो शायद उन्हें पिछले 3-4 रोज़ में इसका एहसास हुआ है कि किस तरीके से उनको अपने इत्तेहादियों के साथ मना के और फिर हाउस के अंदर अपने अरकान की तादाद पूरी करने के लिए वहाँ बैठ के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ा। तो देयर आर लेसन्स परहैप्स आपकी जमात के लिए कोई नई चीज़ें सीखने के लिए आई होंगी? नहीं, मेरा तो ख्याल नहीं ऐसा होता। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक मामूल की जो पार्लिमानी सरगर्मी होती है। बजट के करीब आप देखते हैं, और ये मासी की कोalition गवर्नमेंट्स में भी इस तरह आता रहा है कि वो एक तरीके से माली साल का भी अपना एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर का भी, और एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है पार्लियामेंट्री जो है सिस्टम के। प्राइम मिनिस्टर वहाँ खड़े होकर कह रहे हो कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और मैं इनके केस मुका दूं तो फिर काम मजे से आगे बढ़ सकता है। उन्होंने ये मलिक साहब ये भी फरमाया, अगर सेनेटर साहब ये भी मैं वजाहत करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि हर साल कहा जाता है कि पार्लिमानी पार्टी की, और उन्होंने फिर इसका इजहार किया कि जी मैं नहीं जा रहा। देखिए ये हमने ट्रेडिशनली, आप भी इसके बहुत पुराने ऑब्जर्वर हैं, ये बात प्राइम मिनिस्टर तभी कहते हैं कि जब उन्हें कुछ ना कुछ परेशानी होती है। और ये देखिए, आप अगर इस पे गौर करें, सेनेटर साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि ये जितना भी बहरान इस बजट पर, जब मुझे मौका मिलेगा जवाब देने का मैं जरूर दूंगा। पीटीआई और आप इसका पूरा जवाब दीजिएगा। उनकी हलीफ जमातों का अपना पैदा कर दे। आप दोनों से इजाजत लेकर हमारे साथ हैं इस वक्त राजा रियाज साहब तरीके इंसाफ से, मैं उनसे भी चाहूंगा। राजा रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी नदीम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। राजा साहब, आप खफा थे, आप कल इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात किया आपने इशाइये में? जी मैं इशाइये पे गया था, हम जरा थोड़े लेट गए थे, तो इस वजह से उस वक्त इशाइया शुरू हो चुका था, तो मुलाकात नहीं हो सकी। आप तो नाराज़ थे, आप कह रहे थे कोई 18-20 अरकान है, ग्रुप है, वो कहाँ गया ग्रुप? देखें, इस तरह नदीम भाई बात है कि सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि हमने कहा था कि हम तरीक़े इंसाफ में हैं, इमरान खान हमारा लीडर है और हमारा वोट जो है वो तरीक़े इंसाफ के लिए है, चाहे हमें कोई मिले या हमारी कोई बात सुने या ना सुने। लेकिन पार्टी की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने आला लीडरशिप जो है उन्होंने हमारे से रब्ता किया, हमारी बात सुनी। हमारा कोई ज़ाती मसला किसी का नहीं था, हम सिर्फ चाहते थे कि जो हमारे मसाइल हैं, जो कि लोगों के लिए हैं, लोगों अवाम जो हम अपने हल्कों से मुंतखब हुए हैं, उन लोगों के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हल हों, क्योंकि हमें लोगों ने वोट दिए हैं तो उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें वो बस। राजा साहब, आप तो बड़े गुस्से में थे ना, आटा बहरान के ऊपर आप गुस्से में थे, आप इक़्तिसादी सूरत हाल में गुस्से में थे, आप पेट्रोल क्राइसिस पे गुस्से में थे, अद्वियात की कीमतों पे आप गुस्से में थे, तो उनमें से हल तो कुछ नहीं हुआ। मेरी अर्ज सुन लेना, मैं जो हमारे हलकों के मसाइल थे या जो रोज़ लोग हमारे पास आते हैं कि हमारा ये मसला हल करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में बहुत ज़्यादा फंड्स दिए हैं अपने MNAs को और MPs को, तो उस निस्बत हमें अभी इस वक्त तक फंड बहुत कम मिल रहे हैं। हम अपने हल्के के मसाइल हल नहीं करा पा रहे, बिजली के वाले से, गैस के वाले से, सीवरेज के वाले से, मीठे पानी के वाले से। तो क्या आपको यकीन दहानी कराई गई कि आपको इजाफी फंड्स मिलेंगे? नहीं, हमें ये यकीन दहानी कराई गई है कि अभी कोरोना भी है और हुकूमत मसाइल में भी है, लेकिन आपके बातें बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि आप लोगों ने हल्के में जाना होता है, हल्के के लोगों को फेस करना होता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ इस दफ़ा ये कोरोना ख़त्म हो ले, भरपूर तरीके से हम तावन करेंगे और आपके हल्के के मसाइल जो हैं उनको तरजीह बुनियादों पे हल कराया जाएगा। वो आपके 20 अरकान किधर है सर?
सर इस तरह मैंने तो किसी जगह नहीं कहा कि 20 अरकान है, चंद दोस्त थे जो जिनका मेरे साथ, हम आपका शॉर्ट कहते हैं तो दोबारा चला देते हैं जी। मैंने आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरे नहीं याद में कि मैंने किसी जगह ऐसी बात की हो, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं मान अच्छा आपको सुना ही देते हैं, सुना देंगे जरा, प्रोड्यूसर साहब प्ले कर, यानी मेरी भी हो जाएगी अगर मैं गलत कह रहा हूँ, दिखा दीजिएगा जनाब। राजा रियाज साहब 20-22 अरकान का ग्रुप है जी। ये मैं बिल्कुल, आपने मुझे ये बात सुनी है, मुझे याद आ गया, मैंने ये बात की थी। वो उस वक्त मैं उस ग्रुप में शामिल नहीं था, ये भी मैं आपको वजाहत कर दूं, जब मैंने ये बयान दिया था। वो ग्रुप कौन सा है सर, थोड़े रोशनी तो डाल दें, हमें पता चल जाए वो ग्रुप कौन सा है, कौन कौन है उस ग्रुप में? सर सबको पता है, मैं क्या इतनी तफसील से जाऊं, लेकिन हम ख्याल दोस्त थे। कोई थोड़ा बता ही देना सर, पता तो चल जाए ना 20-20 में कौन से हैं। मेरी अर्ज तो पहले सुन लेना कि हमारा हम कोई 8 या 9 तो तहरीके इंसाफ वालों के नाम आते थे, बाकी आपके इत्तेहादियों के नाम आते हैं उसमें, और कुछ लोग वो भी थे जो जहांगीर तरीन के करीब जाने जाते हैं, तो इसलिए ये ग्रुप बना था। तो लेकिन आपकी ज़बानी सुनना चाहूँगा उसमें कौन कौन नाम आते हैं ग्रुप में, इत्तेहादी कौन कौन से? नदीम भाई मेरी अर्ज सुन लें कि हम सब दोस्त इस बात पे मुत्फिक थे कि हमने वोट जो है हर सूरत तरीके इंसाफ को देना है और बजट पास कराना है, इसमें हमारी कोई दूसरी राय नहीं थी। इमरान खान हमारा लीडर है, इस पे भी दूसरी कोई राय नहीं, वो उनके टिकट पे हम मुंतखब होके आए हैं। हम सिर्फ ये चाहते थे कि सर हमारे जो अरकान कौन से हैं सर, उन ग्रुप कौन से? सर आप रात को टीवी पे नाम चलते रहे सर, वहां से आप सुन ले, मेरे मुंह से आपने जरूर निकलवाना है, मेहरबानी करें। अच्छा, आप जब तरीन साहब का मुस्तकबिल क्या है? तरीन साहब को शुगर कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर सजा होने वाली है या वो रिपोर्ट अब खूब खाते जाने वाली है? देखिए मेरा उस रिपोर्ट के बारे में मेरा ये शुरू से मौक़िफ़ है, आपने भी कई दफ़ा सुना हुआ कि ये रिपोर्ट जो है ये मुकम्मल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, और इसमें किसी पर भी इस तरह कोई उस पर नुक्स या ख़ास तौर पे तरीन साहब पे मैं समझता हूँ कि इस रिपोर्ट में किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। उन्होंने सब्सिडी दी तो हुकूमत ने दी, उनका इसमें कोई कसूर नहीं। तरीन साहब के बारे में मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि वो किसी भी किस्म के किसी स्कैंडल में मुलव्वस नहीं है, और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूं, और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आएंगे। अगर उनके खिलाफ कोई चीज़ हुई अदालत में जाएगी, वो अपनी बेगुनाही वहां साबित करेंगे, लेकिन मेरी जहां तक नाकस मेरे साथ कमरजमान कायरा साहब भी हैं। कायरा साहब आप शामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। ये हमारे पास राजा साहब का इसरार था कि 20-22 अरकान का एक ग्रुप है जो नाराज़ है, खफा है प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन आज की वोटिंग से ये साबित हुआ कि इमरान खान को वोट मिल गए, लोग उनके साथ चाहे खुशी से गए या चाहे नाराज़ भी थे तो गए, लेकिन गए सही, तो नंबर उनके ठीक हैं, अभी प्रॉब्लम नहीं है। कायरा साहब पहली बात तो मलिक साहब ये है कि मेरे ख्याल में तो ये वैसे ही जो एक्सरसाइज है ना जी बजट वाली, ये भी कोई बहुत मानी खेज नहीं रह गई हमारे मुल्क के अंदर, एक रिचुअल सा है, वरना तो मिनी बजट एक आ गया है, अभी हर महीने आएंगे, और आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि बजट की सेंसिटिविटी कितनी है, बजट के अंदर सूरत हाल क्या है। लेकिन अगर हुकूमत के नंबर को देखना हो तो हुकूमत के वज़रा तो बगले में जा रहे हैं कि हमने 41 वोट पिछले साल से ज्यादा लिए, लेकिन वो 172 का वो गोल्डन नंबर जिसमें एक वोट की अक्सरियत होती है, वो भी हासिल करने में कामयाब नहीं हुए, बावजूद इसके कि उन्होंने दावतें भी दी। वजीर आजम साहब ने शायद पहली दफा MNAs को बुलाया, 2-3 दिन खुद भी तशरीफ रखी, DCs के जरिए भी लोगों को बुलाया गया, और बाकी लोग भी बड़े मुतहर्रिक थे MNAs को बुलाने में। DCs के जरिए लोगों को बुलाया गया, जो सिंपल मेजॉरिटी, वो खुद नहीं थे आने में तैयार। ये तो कायरा साहब आपने बड़ी मजे की बात बताई, DCs के जरिए भी MNA को बुलाया जा सकता है? हमेशा बुलाया जाता था जी, ये तो जो नाराज लोग होते थे उनको बाकायदा तहर्रुक किया जाता था कि जनाब आप तशरीफ ले जाएं। जो लोग DCOं के जरिए जीत के आते हैं या जो मखसूस लोगों की तरफ से जीत के आते हैं, वो उनके आगे मजबूर होते हैं जी। लेकिन खान साहब ने तो कल भी कहा, उन्होंने कहा कि अदर ऑप्शन है कोई नहीं। नदीम साहब ये बात तो चले खान साहब ने कही, इसके दो पहलू हैं वैसे। एक पहलू तो यह है कि वो ये बात मान रहे हैं कि मैं तो फेल हो गया हूं,
मैं तो फेल हो गया, लेकिन क्योंकि मेरे अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, इसलिए मैं कंटिन्यू करूंगा। वो ये नहीं कह रहे कि मैं तो मेरी बेहतरीन पॉलिसीज हैं और मैं कामयाब जा रहा हूं इसलिए मुझे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं मेरे अलावा है कोई नहीं, इसलिए जो कुछ भी है, मैं जैसा भी हूं मैं ही कंटिन्यू करूंगा। ये फेलियर का ऐलान है। और दूसरा, इसका एक साइकोलॉजिकल पहलू है, इल्मी पहलू यह है कि जो शख्स इस गुमान में हो कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं इनएविटेबल हूं, तो इनएविटेबल्स के तो कब्रिस्तान भरे हैं नदीम साहब। इनएविटेबल तो दुनिया में कोई नहीं होता। जिसको ये गुमान हो जाए उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, आप बेहतर जानते हैं, मैं ना कहूं तो बेहतर। वो सुकरात वलीद साहब से इसका जवाब चाहूंगा। वलीद साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? अब 2-3 बातें हो गई। एक तो वो अराकीन का ग्रुप जो था वो मैं अभी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और कायरा साहब ने भी बड़ी पते की बातें की हैं। नहीं, मैं बड़े तंबल से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो मुझे जुमले के दरमियान में ही अपना खुर्रम दस्तगीर साहब ने अपनी गुफ्तगू शुरू कर दी। मैंने तो पूरी बात नहीं की थी। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को एक चीज़ की दाद ज़रूर देता हूँ, ये जाने जाते हैं कि बड़े वेल रेड हैं। आज उन्होंने मेरी वोकैबलरी में, उर्दू वोकैबलरी में भी इजाफा किया कि कैटास्ट्रफी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उन्होंने तर्जुमा जो किया, इंदहाम, ये लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा सुना है। सो आई हैव टू एक्नॉलेज दैट। लेकिन ये है कि ये किताबी बातें ही हैं सारी, ये पेपर टाइगर वाली बात है। असल में गिनती मैंने बता दी थी आपको, 119 बमुकाबला 166 अपोजिशन और गवर्नमेंट का जो मुआवजना था। पहली बात, चलें उसको अब असेंबली में तो मैं चले आज नहीं था क्योंकि मैं उसका रुकन नहीं हूँ, लेकिन रात में इशाइये पे था। इशाइये पे मैं था और इशाइये पे सेनेटर्स को भी दावत दी हुई थी प्राइम मिनिस्टर ने। आई एम ग्रेटफुल। हालांकि बजट के जो नेशनल असेंबली में मंजूरी होती है वो सेनेट का उसमें नहीं इस तरह से किरदार होता, लेकिन सारे पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे। कोलिशन के भी चेयरमैन सेनेट भी थे, कोलिशन मेंबर्स भी, और PTI के अपने अराकीन भी। मैं आपको चशमदीद गवाह होने के नाते ये कह रहा हूँ, और मैं डिनाई करता हूँ और मैं मुस्तरद करता हूँ, अगर कहीं किसी ने कहा है, इसको मैं झुटलाता हूँ कि एक कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई जुमला प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में ऐसा बोला हो। कल मैंने पूरी तकरीर सुनी, मैं मौजूद था वहाँ पे, कि जो इस बात के एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ये बात करता हो कि जो ऑप्शन कोई नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने ऐसी कोई बात की ही नहीं। उन्होंने बातें जो की हैं वो कुछ उसके क्लिप्स आए भी हैं, और उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीच थी। उन्होंने कहा कि जी यस, कि जी मैं जब से आया हूँ, हम हुकूमत में आए हैं, कभी कहता कोई मार्च में जा रही है, कोई ये है, कोई वो है, ये इन अफवाहों पे किसी को नहीं जाना चाहिए, हम यहाँ मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि जिद्दोजहद जो होती है उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और इस सर्वेज के भी आते हैं। ये उन्होंने बताया कि ये क्यों बार बार कहा जाता है कि 2 महीने में जाने वाली है, 3 महीने में जाने वाली है, जैसे आपने खुद कहा कि उन्होंने कहा कभी कोई कहता है मार्च में जाने वाली है, उन्होंने कहा कि 6 महीने में जाने वाली है। इसकी वजूहत बताई उन्होंने? बिल्कुल, उन्होंने कहा जी मैं अर्ज करता हूँ, उन्होंने कहा कि स्टेटस को खतरा है, इसलिए कहते हैं कि जी अगर आप, यानी मेंबरान से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि अगर आप हारते हैं कोई, तो आप महज एक सीट हारते हैं, लेकिन वो हारते हैं, ऑपोजिशन की बात कर रहे थे, अगर वो हारते हैं तो उनको पता है कि वो जेलों में जाएंगे, ये वो बता रहे थे। और इसलिए उन्होंने ऑपोजिशन ने मुसलसल ये राग अलापा होता है कि जी बस जी हुकूमत गई। तो उन्होंने, लेकिन कहीं ये एहसास मौजूद था कि जो गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं आपकी हुकूमत के सामने, बहुत सारी वजारतें ऐसी हैं, आपके पास पेट्रोल का बहरान, आटे का बहरान, चीनी का बहरान, दवाइयों के इशू, तो ये शो करते हैं कि गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं। तो उसके ऊपर उनकी रियलाइजेशन थी कि ये एरियाज हैं इक्तिसादी मुश्किलात के, वो उनकी हुकूमत बेहतर टैकल कर सकती थी जो नहीं कर पाई। कुछ मामलों पे, 1-2 चीज़ों पे उन्होंने कहा कि ज़रूरी समझा उन्होंने इस बात को करना कि जी हम इदारों के अंदर इस्लाह कर रहे हैं। उन्होंने नाम लेके बताया कि जी PIA और फिर शुगर वाली, उस पर भी कहा कि जी बड़ा दबाव था कि ये शुगर वाली रिपोर्ट ना रिलीज़ करें, कहते मैंने करनी थी, मैंने की। और फिर PIA के पायलट्स वाली बात पर भी उन्होंने कहा कि उसके बारे में एक उन्होंने जुमला बोला कि इसको बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था, लेकिन इसको भी उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की कि अगर इसको हम सप्रेस करते, कल को कोई और खुदा न खास्ता ऐसा हादसा होता तो, और ये फिर लीक होती रिपोर्ट, तो हमारे हाथों पे खून होना था इन लोगों का, मासूम लोगों का जो किसी मुसाफिर तैयारे में बैठे होते हैं। मैं आपको चीदा बयान कर रहा हूँ, लेकिन कतई तौर पे कोई बात नहीं की। और इदारों के रिफॉर्म की बात की, और उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स में चैलेंजेस होते हैं, और उन्होंने कहा बहुत सारे इक्तिसादी मुश्किलात के ऊपर उन्होंने बताया कि ये जो इकॉनमी के अंदर इस वक्त इतनी ज़्यादा जुबू हाली हो गई है, ये पुअर हैंडलिंग की वजह से क्या हुआ है?
ये जो कोalition पार्टीज़ के जो लीडर्स वहाँ आए हुए थे, एक तो वो उसी टेबल पर थे जिस पे प्राइम मिनिस्टर खुद थे। बाय द वे उसके अलावा कोई टेबल नहीं थी, वो प्राइम मिनिस्टर हर टेबल पे नहीं गए, टेबल एक ही थी, बाकी सब लोग फासले पे कुर्सियाँ रख के बैठे हुए थे, उनको बैठाया हुआ था और वो ना डिनर इस तरह से सर्व हो रहा था जो आपको खुद सर्व करना होता था। सो कोalition के पार्टनर्स से एक तो उस मीटिंग से पहले उनकी एक प्राइवेट कोई मीटिंग हुई होगी, तो वहाँ उन्होंने गुफ्तगू करके वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए होंगे, प्राइवेट गुफ्तगू, या अगर जब वो मेज़ पे साथ बैठे हुए थे तो उनकी गुफ्तगू जो है वो उस किस्म के तरीके से हुई, ना कि वो कोई तकरीर में उसका जिक्र करें। तो ऐसी बातें अगर बगैर आपके कोई ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सेनेटर साहब ने जो बात की हम उसको मान लेते हैं, लेकिन आपके नाज़रीन अगर देख सकें, ये हेडलाइन है आज के अखबार की कि हमारे और कोई ऑप्शन नहीं। जंग अखबार की आज की हेडलाइन, हाँ, सबकी हेडलाइन है, मेजर हेडलाइन है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये बात की है सेनेटर साहब कह रहे हैं, लेकिन ये वज़ीर आज़म का यही बात कहना जो है वो शुकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। देखिए रिकॉर्ड दूसरा हिस्सा इसका वो तस्दीक कर रहे हैं कि वो रोज पेशगोई की जाती है। रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट को देखें, पिछले साल भी बजट था, हम भी यहीं थे, सेनेटर साहब भी यहीं थे, 176 वोट पड़े थे, इस साल 160 पड़े। आपके ख्याल में वो 16 लोगों ने क्यों वोट नहीं किया? जी ये तो वज़ीर आज़म बताएंगे ना जी, आप बताइए, उनकी अपोजिशन के दावे होते हैं ना बड़े बड़े। देखिए 16 रखी हमने दावा इसलिए नहीं किया कि हमने ये दुकान ही नहीं खोली कि हमने जो है यहाँ कोई बंदों को लेकर आना है। पाकिस्तान में ये माजी की बातें हैं जिन पे हम सबको कभी भी फ़ख्र नहीं करना चाहिए कि ये दुकानें खोल कर हुकूमतें गिराना या बनाना जो है ये ठीक नहीं है। तो हमने जब दुकान ही नहीं खोली तो फिर ठीक है गवर्नमेंट के पास, लेकिन उनको पैनिक क्रिएट हुआ, एक सरासीमगी नज़र आई। वज़ीर आज़म ने खाना दिया जो पहले शायद बहुत सारे अरकान को मिले भी नहीं थे, जिनको जानते भी नहीं थे, उनकी बिलाकर उनके साथ तारुफ हो गया। दूसरा ये है जिसकी मैंने कैटास्ट्रफी की बात की है, देखिए इन सब अरकान असेंबली जब अपने हल्कों में जाते हैं, मेरी तरह जिस तरह मैं गुजरांवाला जाता हूँ, वहाँ आपका तर्जमा ठीक कराएंगे आज इन्हदाम का और कैटास्ट्रफी का। वहाँ इशू ये है कि आटे का थैला 20 किलो का 830 से 1050 का हो गया। वहाँ क्राइसिस ये है कि पेट्रोल इस हुकूमत ने सस्ता किया और पेट्रोल गायब हो गया। जिस दिन हुकूमत ने पेट्रोल माफिया के आगे घुटने टेके, रातों रात लहर बहर हो गई पेट्रोल की, जहां नहीं था वहां ये क्राइसिस है। अच्छा थोड़ा वहां ये क्राइसिस है। आप तो तजारत के वजीर हैं, शायद आपको ये पेट्रोल की वैसे तो लहदा वजारत होती है, लेकिन ये कुछ साइंस समझ में नहीं आई कि 25 रुपये बढ़ाने से पेट्रोल वापस कैसे आ गया? जी वापस ऐसे आया कि जब इन्होंने कीमत कम की तो ऑयल कंपनीज ने तेल बेचने से इनकार कर दिया, और इस हुकूमत के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ऑफ विल नहीं है, बड़े मजबूत कहते हैं खान साहब है, डट के खड़ा है, लेकिन खाक जब पेट्रोल कंपनीज ने उन्होंने 1-1 करोड़ का जुर्माना भी सह लिया, लेकिन उन्होंने तेल नहीं बेचा। और फिर आखिर में 4 दिन पहले क्यों किया हमने? सुने, पेट्रोल की कंपनी को एट वन एस्टिमेट 300 अरब रुपए का 2 दिन पहले फायदा हुआ रात को, जब 25 रुपए फी लीटर बढ़ाया गया। उनके तमाम स्टॉक्स की वैल्यू रातों रात बढ़ गई। जब 1 लीटर में 25 रुपए, तो उनके जितने भी स्टॉक्स थे जिसको हुकूमत कहती थी हम ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब है हुकूमत माफिया ना सिर्फ कमजोर है, हुकूमत माफिया की सहूलत कार है। और ये पहली दफा नहीं हुआ। 300 अरब सारा उन कंपनीज को तो नहीं गया होगा ना, ज्यादा हिस्सा 51 रुपए फी लीटर तो टैक्स है हुकूमत का, मार्जिन और कंपनीज का मार्जिन, ऑयल मार्केटिंग और टैक्स मिला के। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी हुकूमत को टैक्स जो है वो 45 रुपए आ रहा था। हुकूमत को इतना टैक्स नहीं मिला उस 25 रुपए में से, फायदा उनको गया सारा। दूसरी बात ये कि ये कहना कि जी 4 दिन पहले क्यों किया, ये भी सरासीमगी है, क्योंकि हुकूमत रेवेन्यू इकट्ठा करने में नाकाम है। पिछले साल का रेवेन्यू भी मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल के रेवेन्यू से कम था, इतनी महंगाई और डिवैल्यूएशन के बावजूद। और इस दफ़ा 31 मार्च 2020 तक इन्होंने सिर्फ 3009 अरब इकट्ठा किया था। इसका मतलब यह है कि कोरोना से पहले ही ये जो टारगेट था और बजट में लिखा भी हुआ गैर हकीकी नंबर्स हैं। और ये बिल्कुल एक बात जो एक बात मुझे कहनी, देखिए अवाम का ये ख्याल था, जो दावे थे कि इमरान खान साहब चोर पकड़ने आए, लेकिन आटे में, चीनी में, पेट्रोल में, दवाइयों में ये साबित हो गया कि चोर इनको पकड़ के लाते। राजा साहब, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे आजकल वो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो मीम्स बनाते हैं, तो जैसे वो एक आपकी MNA ने कोई बयान दे दिया था, उसके ऊपर वो आप ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में तकरीर भी कर दी, वो बिल गेट्स वाली और पता नहीं क्या क्या मज़े मज़े की चीज़ें चल रही थी।
लेकिन सबसे ज्यादा जो चीजें जिसके ऊपर आपको तनकीद नजर आएगी, आपको आवाज आ रही है अब मेरी? राजा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो राजा साहब जो मीम्स चलती है ना, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कहीं नोटिस ना ले लें, वो इसके ऊपर मजाक बनता है कि पेट्रोल का नोटिस लिया तो पेट्रोल ही गायब हो गया, आटे का नोटिस लिया तो आटा पहले से ज़्यादा महंगा बिकना शुरू हो गया, चीनी का नोटिस लिया तो वो और 5 रुपये ऊपर चढ़ गई, अद्वियात का नोटिस लिया तो कीमतें भी चढ़ गई, अद्वियात शॉर्ट होना शुरू हो गई, इवन कोरोना की मेडिसिन ब्लैक में बिक रही हैं। तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आपकी हुकूमत गवर्नेंस नहीं कर पाई। इक़्तिसादी सूरत हाल के ऊपर कहते थे चोर और डाकू, यही अलकाबात थे नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन आपकी हुकूमत में तो सारी इकॉनमी। नदीम साहब, ये खुर्रम साहब यहाँ बैठे हैं, ये खुर्रम साहब की इतना अरसा ये इक़्तिदार में रहे हैं और माशाल्लाह इनकी मेहरबानी की वजह से हर तरफ माफियाज ही माफियाज है, चाहे पीआई हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे शुगर हो, चाहे आटा हो। ये तो है ही माफिया, ये तो है ही माफिया। आप अपना बताइए कि 2 साल में क्या हुआ, आप अपना बताइए। इनको तो डिक्लेयर कर दिया आपने माफिया, आप अपना 2 साल का बताइए क्या हुआ। इन्होंने उनको इतना मजबूत और ताकतवर बनाया हुआ है कि अभी तक वो इनके जो माफियाज हैं वो किसी ना किसी तरीके से, और खास तौर पे एक बड़ी फरिश्त है ब्यूरोक्रेसी की जो अभी तक इनके साथ राब्ते में है और इनके इशारों पे चल रही है। ये सारे मिलके माफियाज और ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ये अरसा 20-30 साल हुकूमत में रहे हैं, जो एसी भर्ती हुआ था वो अब सेक्रेटरी बना हुआ है। आपका ख्याल ये है कि ये इतने तगड़े हैं कि ब्यूरोक्रेसी को साथ मिला के आपकी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये आपका ख्याल है? लेकिन अब आप ये बता दें कि आपकी हुकूमत क्या इस बहरान से निकल गई है या अभी 2-3 माह बाद फिर सर पे खड़ा होगा? साथ मिलके ये साजिश कर रहे हैं जी, बड़े खतरनाक लोग हैं। देखिए ना, बड़ी दिलचस्प बात है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जब तेल की कीमत गिरी तो आपके नाजरीन को मुझसे बेहतर याद है कि हमने पेट्रोल कीमत 62 रुपये फ़ी लीटर की थी, लेकिन पूरे मुल्क में 62 रुपये लीटर करने के बाद एक दिन भी कोई शॉर्टेज नहीं हुई। एक दफ़ा हुई थी बहुत पहले, लेकिन जब हमने कीमत गिराई और आवाम को रिलीफ दिया तो एक किसी जगह पर भी शॉर्टेज नहीं हुई। इसे कहते हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट। हमारे दौर में बड़ी दिलचस्प बात है, चीनी माफिया का बड़ा 2017 में जनवरी में जब हमने भी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, उस वक्त चीनी की कीमत 65 रुपये थी। 2017 के दिसंबर में चीनी की कीमत 53 रुपये थी। तो हमारे दौर में तो चीनी की कीमत गिरी, 11 रुपए गिरी, 12 रुपए गिरी। नंबर्स में बात बोरिंग हो जाती है, लेकिन अब लेकिन इशू सब्सिडी आपने कितनी दी है? जब तक तो ये माफिया नवाज हुकूमत है ये ऐसे ही चलेगा, बिकॉज इज ए गवर्नमेंट ऑफ द माफिया, बाय द माफिया, फॉर द माफिया। हमारे 5 साल में दवाइयों की कीमतें नहीं बढ़ने दी, अचानक इनकी हुकूमत आती है तो सारा कुछ खुल जाता है। और ये देखिए ना, जो आपने बात की ना, असल ये मामला यहीं जाके नुक्ता आएगा कि इकोनॉमिक्स उल्टी कर दी है कि इंक्वायरी करते हैं, चीनी की कीमत बढ़ जाती है, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट गंदम की का दावा करते हैं, आटा महंगा हो जाता है, दवाइयों की इंक्वायरी करते हैं, दवाइयां महंगी हो जाती हैं। 13.25 इंटरेस्ट रेट जो स्टेट बैंक कहता था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, पाकिस्तान की तारीख में 24% इन्फ्लेशन हुई है 13.25 इंटरेस्ट रेट पे, वो भी उल्ट हो गया। डी वैल्यू करते हैं, जब 40% डी वैल्यू किया, पिछले साल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल के मुकाबले में भी 3% नीचे गिरी थी। 12,941 अरब के कर्जे लेते हैं और मुल्क में एक ईंट भी नहीं लगी। तो ये जो डेट विदाउट डेवलपमेंट है, हर चीज जो है असल में एक ये काला कुआं है नालायकी का और माफिया नवाजी का, जिसमें पाकिस्तान की मईशत तेजी से अंदर जा रही है। कायरा साहब जहां खड़े हैं, इकोनॉमिक चैलेंज सबसे बड़ा है मेरे ख्याल में। सारे जो बुराइयों की माँ है इस वक्त, तो वो इकोनॉमिक क्लैप्स जो हुआ है 2 साल का, वो इस वक्त बुराइयों की माँ है। इससे निकलेंगे कैसे? कोई रास्ता ही नहीं आगे नजर आ रहा। नदीम साहब, ये बड़ा चैलेंज नहीं है, इससे बहुत बड़ा चैलेंज 2007-8 में था। उससे बड़ा चैलेंज शायद 2012-13 में होगा। सवाल यह है कि 2008 में दहशतगर्दी अरूज पे थी, आलमी कसाद बाजारी थी, डिप्रेशन, वर्ल्ड डिप्रेशन हुआ, इदारे बैंक बैठ गए, एयरलाइनें बैठ गई, दुनिया में परचेजिंग पावर खत्म हुई, लिक्विडिटी क्रंच आ गया, बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। और दूसरी तरफ लोग आपके साथ बात करने को तैयार नहीं थे, आपको दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करने वाले थे। जब 2008 में हमारी हुकूमत आई तो हम गंदम बाहर से मंगवा रहे थे, चीनी बाहर से मंगवा रहे थे। उस वक्त बड़े क्राइसिस थे।
उन क्राइसिस के अदवार में भी हमने, इन्फ्लेशन जब बढ़ गई हमारे कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन हमने आते ही लोगों को रिलीफ दिए। हमने पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के बजट बढ़ाए ताकि पाकिस्तान के अंदर लिक्विडिटी बढ़े, लोगों के पास पैसा आए और लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए, तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़े, पेंशनर्स की पेंशनें बढ़े, वो पैसा तकसीम हो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पैसा अवाम में जाएगा, तो वो पैसा अल्टीमेटली सर्कुलेट होकर इस मुल्क की इकोनॉमी में आएगा, स्टिमुलस होगा, तो उसकी बुनियाद पे आपकी ट्रेड भी चलेगी, ट्रेड चलेगी तो आपकी इंडस्ट्री भी चलेगी। दूसरी तरफ हमने ज़राअत पे फोकस किया, तो हमने उनको जो जमींदार है उसको उसकी जो फसल की कीमत है वो इंश्योर की कि हम आपको काश्त करने से पहले उसके अखराजात निकाल के पहली दफा उसको मुनाफे में चीजें दी। तो पाकिस्तान रिकॉर्ड हमारे दौर में जरी पैदावार भी की। तो बड़ी सिंपल लॉजिक है, अगर आपका करने का इरादा हो, ये सिर्फ एक बात पे खड़े रहे कि जी हमने इस मुल्क में बड़ी डकैती होती है, बड़ी चोरी होती है, हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है। ओ भाई, आज बताओ कौम तुमसे पूछती है, छोड़ दो उन 5 सालों को, 10 सालों को जो हमारे दौर थे, हमें सजाएं मिल गई, हमें तो अदालतें जो कर रही है करेंगी, जो नैब आपके साथ मिलकर कर रहा है करेगा। सवाल ये है कि इस 2 साल में वो जो $200 अरब बाहर पड़ा हुआ था, जिसकी बुनियाद पे आपने वोट दिया, कि आपने आते हुए कागज लहरा के कहते थे कि हमारे पास सबूत मौजूद है, हम आएंगे और डॉलर ले आएंगे, वो किधर गया? उसका कोई $1 आया पाकिस्तान में? जो आप कहते थे कि हम इन सब लोगों को, चोरों को लटका देंगे, वो किसको लटकाया आपने? किधर गए आपके सबूत? आपसे अदालतें भी पूछ रही हैं, अच्छा, ये सवाल सबसे अच्छा है। मांग रही है। तो जो चोरों को लटकाने का कहते थे, पीपल्स पार्टी और नून भी कहते थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो आपको खुद चैलेंज दे रहे हैं कि किसको लटकाया। मैं जो ब्रेक लेनी है, साहब ब्रेक ले लूं और राजा रियाज साहब शुक्रिया अदा करूंगा, आप हमारे साथ ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे इसका जवाब लेते हैं। वेलकम बैक। वलीद साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे बड़ा और शायद अव्वलीन तरजीह पाकिस्तानी अवाम की है कि इकॉनमी चलनी शुरू हो जाए, रोज़गार के मौके हैं। कोरोना में मुश्किलात तो हैं, वह बरकरार रहनी है फॉर फ्यू मंथ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहे कि उनकी दाल रोटी चलती रहे। वो नहीं चलती तो फूड आइटम्स की जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर चेक करें, गंदम, चीनी, बाकी अद्वियात की कीमतें वो इस कदर तेज़ी से न बढ़े जितनी पिछले 3 महीनों में ऊपर चढ़ गई हैं। कुछ क्या करेंगे आप? कुछ है जहन में? देखें जी, इस वक्त तो सबसे बड़ी बहरानी कैफियत तो कोरोना की ही है, और भले अब पहले तो अपोजिशन ही के अरकान और उनके तर्जुमान मुसलसल कह रहे थे कि जी बजट पास ही नहीं होगा। अब पास हो गया है तो इस तरह के अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं कि जी इतने नंबर से नहीं हुआ, उतने से हुआ है, या बजट का प्रोसेस मानी खेज ही नहीं रहा। अगर बजट का प्रोसेस मानी खेज ही नहीं रहा तो मैं किस तरह आपको एक्सप्लेन करूँगा कि देखें 70 अरब रुपए ख़ास तौर पर इस बहरान में कोविड-19 के मामले के लिए मुख्तस किए गए हैं, और उसमें बाकायदा एजुकेशन के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, पीने के पानी की साफ़ फराहमी के हवाले से, वो अलहदा से फिर जिस तरह अब एहसास प्रोग्राम है उसके बजट के अंदर पिछले साल 187 अरब रुपए मुख्तस थे, अब इस साल 208 अरब रुपए मुख्तस किए गए, 21 अरब रुपए का इजाफा किया गया। जो सबसे ज़्यादा गरीब से गरीब तर जो लोग हैं उनके मुश्किलात को एड्रेस करने के लिए। और फिर आप ये टिड्डी दल वाला मसला जो है, 10 अरब रुपए ख़ास तौर पे टिड्डी दल वाले मुकाबला जो है उसका, जिसके लिए एयर ट्रैक्टर्स और एयरक्राफ्ट और पाइपर एयरक्राफ्ट टर्की से मंगवाया गया है, और वो सारा कुछ 50 अरब रुपए जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मुख्तस किया गया है। कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, 48% सब्सिडीज़ में कमी की गई है। ये सारा कुछ इस बजट में हुआ है। तो जब इसकी जब आप इम्प्लीमेंटेशन और अमल दरामद देखेंगे तो इंशाल्लाह हम सबकी तवक्को यही है कि इसमें आवाम को रिलीफ मिला हुआ है, और ये इस मुश्किल से जब हम निकलेंगे, बल्कि ये जैक मा जो एक चाइनीज़ बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने तो कहा था कि इस दौर को नफ़े और नुकसान के हवाले से ना देखें, सबसे बड़ा नफ़ा, सबसे बड़ा आपका प्रॉफिट जो है वो यही होगा कि आप इससे अगर ज़िंदा निकल के आ जाएं। सो ये मतलब वो सारी बातें। और एक और मामला जो आपने छेड़ा है, नदीम मलिक साहब, आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात आई थी, ये शायद नहीं बता सका क्योंकि वो आखिरी सेगमेंट में हम थे नहीं, आपने कोई और मेहमान बुला लिए थे। वो ये था कि जी कितने लोगों को टांगा है आपने। मैंने उसमें मिसाल आपको देने की कोशिश की थी और आज फिर दे रहा हूँ ऑन एयर कि देखें, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें मुलजिम के ऊपर जितना मर्जी बड़ा केस बनाओ उसको पूरा मौका मिलता है जवाब देने का, और ये और उस तरह से जितना प्रोसिक्यूशन को मिलता है टाइम, उतना ही उसके जो मुलजिम होता है उसको टाइम या मौका जो है वो मिलता है। ये एक राइट है।
अब एक मिसाल जो मैंने आपको देनी चाहिए, अब मैं दे रहा हूँ, वो हनीफ अब्बासी साहब का केस है। किस वक्त वो केस शुरू हुआ और किस वक्त पहला ट्रायल ख़त्म हुआ और उनकी कन्विक्शन हुई, उसमें 6 साल की मुद्दत लगी। अब आप देख लें कि एक ट्रायल और अपील में, अब पहली अपील में गए, इसके बाद एक और अपील भी आपको पता है कि इलेक्शन की रात के ऊपर अगर इस तरह की चीज़ हो तो उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठ जाता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल सर। ये तो 18 के इलेक्शन में उनकी कन्विक्शन 18 के इलेक्शन के वक्त हुई। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक हुकूमत के टर्म से ज्यादा वक्त लगता है एक ट्रायल को मुकम्मल होने में। मैं तो ये एग्जांपल सर, इस पे शफाफियत के ऊपर जोर ज्यादा दें तो आपके लिए और पाकिस्तान के लिए भला होगा। मुझे एक शॉट आपको 13 में वो ट्रायल शुरू हुआ और 18 में कन्विक्शन हुई। मैं उसको हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे दहशतगर्दों ने हमला किया और उस हमले में हमारे सिपाहियों ने, सिंध पुलिस के लोग थे, हमारे सिपाहियों ने बहुत बहादुरी से मुजाहरा किया। उसमें से एक मैं स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि इस बहस मुबासे में हो रहा है। दिखाइएगा जी क्या कहा उस पुलिसमैन ने। ये पाकिस्तान के शेर हैं। 8 मिनट के अंदर जो हमारे वो बताया उन्होंने कि ये इंडिया से रॉ का प्लान्ड एक्शन था और वहीं से मनसूबाबंदी करके अफगानिस्तान के रास्ते ये लोग आए। 8 मिनट के अंदर उनको ढेर किया। तो इसके ऊपर शाबाशी एक लफ्ज में मैं तो अपने इन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, पूरी कौम भी करती है कि पाकिस्तान के ऐसे में हमारे ऐसे शेर जवान हैं जो अपनी जानों को दाव पे लगा के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं जो उन्होंने करना है। तो इसको तो एक अव्वल तो जान पे कोई दाव ना भी लगाए, फिर भी अगर अपनी ड्यूटी करे तो रिवॉर्ड भी करना चाहिए, नेशनली रिकॉग्नाइज इनको रिवॉर्ड करना चाहिए। और ये सिर्फ एक नहीं है, हमारी सरहदों पर रोजाना इस तरह के वाकयात होते हैं, बलूचिस्तान में हो रहे हैं, वो सब हमारे शेर जवान जो हैं। और आजकल के दौर में हकीकत है डॉक्टर्स भी और नर्सें भी और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी अपनी जानें दाव पर लगाई हुई हैं। उन सबको खराज तहसीन है। कायरा साहब, यकीनन नदीम मलिक साहब, मैं भी इन नौजवानों को जिन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया, जो हमारे गार्ड शहीद हुए, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, सबको सलाम है। और यही हैं जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं सरहदों पे भी और पाकिस्तान के अंदर भी। और ये साजिश पिछले कुछ दिनों से फिर शुरू है, क्योंकि पिछले दिनों भी रेंजर्स की गाड़ियों पे अटैक हुए, कुछ वहाँ भी शातें हुई। तो ये पाकिस्तान में दोबारा एक वेव उठी है। तो मैं गुजारिश करूँगा कोरोना के हमारे जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनको सलाम करते हुए, उनमें जो शहीद है उनको भी सलाम करूँगा। लेकिन मैं साथ ये भी गुजारिश करूँगा कि हमारी जो एजेंसीज हैं उनको चाहिए कि वो हुकूमत चलाने की बजाय अब इस तरफ ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि ये ज्यादा एक अहम इशू बनता जा रहा है। और ये आसार बता रहे हैं कि शायद वो एक ऐसी वेव दोबारा खड़ी करना चाहते हैं। कमर साहब, वलीद साहब और खुरम साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।